दोस्तों, आदरणीय एल.आर. बाली साहब हमारे बीच नहीं रहे। उनका निधन 6 जुलाई 2023 को पंजाब के जालंधर में हुआ। वे 54 साल के थे। दिवंगत होने तक वे भीम पत्रिका के लिए काम कर रहे थे। It may be called, if anyone is worth doing or did worth our salutation, may be with him or her. It is our social duty to spread his greatness or her greatness, or his goodness or her goodness, as coming generation is to be inspired. दोस्तों, जो लोग अपने फैमिली के लिए काम करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं, अपने बच्चों को हाईली एजुकेटेड करने के लिए मेहनत करते हैं, उनको कल्चर करते हैं, ऐसे लोग समाज के दृष्टिकोण से अच्छे कहा जाते हैं, उनको गुड कहा जाता है। लेकिन जो लोग अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए जीते हैं, उनको ग्रेट कहा जाता है, महान कहा जाता है। और इसमें बाली साहब का नाम आता है। बाली साहब जीवन भर दूसरों के लिए काम करते रहे, और इसीलिए जब वो महज 27 साल के थे तब उन्होंने सरकारी नौकरी को ठुकरा दिया, त्याग पत्र दे दिया। अब ये प्रश्न आता है कि उन्होंने नौकरी क्यों छोड़ी। कोई कहते होंगे कि उन्होंने करप्शन किया होगा, किसी को लगता होगा कि उन पर डील शुरू हुई होगी। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं था। एल.आर. बाली साहब ने महज 27 साल में जो सरकारी नौकरी छोड़ी, सरकारी नौकरी का राजीनामा दिया, वो इसलिए दिया कि उन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को वचन दिया था कि बाबा साहब, तुम्हारा कारवां आगे बढ़ने के लिए मैं प्रयत्न करते रहूंगा। दोस्तों, एल.आर. बाली साहब जीवन के अंत तक, अंतिम सांस तक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों पर चलते रहे। उन्होंने कभी भी प्रिंसिपल और वैल्यूज के साथ समझौता नहीं किया। कांग्रेस नेता तथा तत्कालीन मुख्यमंत्री गैरी जेल सिंह, बाद में वे भारत के राष्ट्रपति बने, उन्होंने भी एल.आर. बाली साहब को कांग्रेस में प्रवेश करने का न्योता दिया, प्रस्ताव रखा। वे खुद एल.आर. बाली के पास गए। उन्होंने एल.आर. बाली से कहा कि कांग्रेस में प्रवेश करने के बाद आपको
हम गवर्नर बनाएंगे या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाएंगे, लेकिन स्वाभिमानी, प्रामाणिक, ईमानदार एल.आर. बाली साहब ने ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। उसी प्रकार अकाली दल के नेताओं ने भी बहुत सारे उनको ऑफर दिए, लेकिन उन्होंने उस ऑफर को भी ठुकरा दिया। इस्तीफा देने के बाद वे कई कई बार भूखे भी सोए, लेकिन अम्बेडकर वाद से उन्होंने कभी समझौता नहीं किया। दोस्तों, आप सबको मालूम है बीपी मौर्य ने अम्बेडकर वाद से गद्दारी करके वे कांग्रेस चले गए। बाद में कांग्रेस ने उनको मुख्यमंत्री बनाया। बूटा सिंह भी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन में काम कर रहे थे। बाद में वो कांग्रेस में गए और भारत के गृह मंत्री बने। संघमित्र गौतम ने भी अम्बेडकरी विचारों से गद्दारी की, बाबा साहब से गद्दारी की, कांग्रेस में गए और खासदार बने, मंत्री बने। इस प्रकार बहुत सारे जो सो कॉल्ड अम्बेडकराइट्स, इन्होंने अपना लीलाव किया और वे बिक गए। दोस्तों, आपने देखा है रामविलास पासवान बीजेपी के कितने दुश्मन थे, कांग्रेस के कितने दुश्मन थे। वे जब जनता दल में थे तो कांग्रेस तथा बीजेपी को विरोध करते थे, लेकिन वे ही रामविलास पासवान ने बीजेपी के साथ समझौता किया और भारत के कैबिनेट मंत्री बने और बीजेपी के साथ समझौता करते करते कैबिनेट रहते रहते तो उनका अंत हुआ। उसी प्रकार आपको मालूम है कि उदित राज जो बहुजन समाज पार्टी को का विरोध करते रहे, बीजेपी का विरोध करते रहे, आखिरी वो बीजेपी में शामिल हुए और खासदार बने। उसी प्रकार रामदास आठवले, आपको मालूम है कि पहले कांग्रेस के साथ, आज बीजेपी के साथ रहकर वो मंत्री है, आज भी बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी को मजबूत करने में लगे हैं। बीजेपी और मोदी इनकी प्रशंसा करते हैं। उसी प्रकार बहुजनों की, देश की सबसे बड़ी नेत्री मायावती का क्या हाल है। मायावती जो एक आयरन लेडी कहलाई जाती थी, वो मायावती शी डांस विथ टून ऑफ RSS and BJP government led by मोदी। वाह, मायावती जी का जन्मदिन 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है आर्थिक दिवस के रूप में। पहले उनके जन्मदिन पर वामसेप कार्यकर्ताओं ने, बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने 28 करोड़ रुपए दिए। दूसरे जन्मदिन पर उन्हें 48 करोड़ रुपए दिए। और जब सरकार थी 2007 और 12 में, उस वक़्त उनका जन्मदिन हुआ, तब उनको 930 करोड़ रुपए दिए। किंतु लालची मायावती, इन्होंने और सैकड़ों करोड़ों की संपत्ति बनाई। आज वह ईडी और सीबीआई के भय के कारण आज भयभीत है और
जैसी डायरेक्शन आरएसएस देता है, बीजेपी गवर्नमेंट देती है, वैसे वैसे वो काम कर रही है। बीएसपी के ब्लड लीडर्स को, या एमपी के फुल सिंह बरिया हो, या आईपीएस नागरा हो, या कैप्टन हरभजन सिंह लाखा हो, या एडवोकेट सुरेश माने हो, आईएएस किशोर गजबिये हो, या ब्रिगेडियर सावंत हो, या छत्तीसगढ़ के दाऊद रत्नाकर हो, इन सब मास लीडर को मायावती ने विदाउट रीजन, कोई कारण न होते हुए, आरएसएस और बीजेपी के डायरेक्शन से इनको निकाला है। और जब उन्होंने निकाला है मायावती ने, तो उस राज्य में बीएसपी कमजोर हुई है। आज ऐसी हालत है कि मायावती जी पूरी तरह से उनमें आरएसएस और बीजेपी के जाल में फंस गई है। और उसके कारण बहुजन समाज पार्टी आज समाप्ति पर के कगार पर है। भारत का बहुजन समाज इसके लिए मायावती को कभी भी माफ नहीं करेगा। तो जैसा कि मैंने ऊपर कहा है, स्टिल मायावती जी डांस with tune of BJP, RSS and his government, as she fear of arresting by ED or CBI and the direction of RSS and center government led by मोदी जी। दोस्तों, अगर मायावती जी काशीराम जी के रास्ते पर चलती, काशीराम जी ने नो बैंक अकाउंट, नो प्रॉपर्टी, नो फैमिलिज्म, इस तत्व पर काशीराम जी जीवन भर चले। उनका कोई बैंक अकाउंट नहीं था, उनका खाता नहीं था बैंक का, तो पैसे कहाँ से रहेगी। उनका कोई घर नहीं था, कोई जायदाद नहीं थी, कोई खेती बाड़ी फार्म हाउस नहीं था, और फैमिलिज्म नहीं था। वो अपने फैमिली का कोई सपोर्ट नहीं करते थे। वो उन्होंने अपने भाई, अपनी बहन, अपनी माँ, अपने पिताजी को कभी आमदार खासदार या उनका घर भी नहीं बनाया, जो छोटा सा घर था। इस प्रिंसिपल पर अगर मायावती जी चलती, तो आज मायावती जी के हाल नहीं होते जो आज दिख रहे हैं। प्रकाश आंबेडकर जी के बारे में क्या कहूँ, अंग्रेजी में कहावत है, ब्लड इज थिकर देन वाटर, पर मुझे बड़ी अफसोस से बोलना पड़ता है कि वाटर इज थिकर देन ब्लड। एग्जाम्पल, मान्यवर काशीराम जी तथा एल.आर. बारी जी दोनों ही बाबा साहब के ब्लड के नहीं थे, पर अंत तक बाबा साहब के सिद्धांतों पर, उनके विचारों पर, उनके मूल्यों पर वो चले। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि एल.आर. बाली साहब हो या काशीराम जी हो, यही सच्चे तथा ईमानदार आंबेडकरवादी है। दोस्तों, वाट्स अबाउट चंद्रशेखर आजाद। आप तो देख रहे होंगे, सारी मनुवादी मीडिया, सोशल मीडिया चंद्रशेखर आजाद की मुलाकात ले रही है, इंटरव्यूज ले रही है, बार बार उस पर फोकस कर रही है। एक बार ऐसा ही उनकी इंटरव्यू आज तक के एंकर ले रहे थे। चंद्रशेखर आजाद को एक प्रश्न पूछा कि आपको मालूम है कि बाबा साहब अम्बेडकर ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, जो अमेरिका में है, कौन कौन सी डिग्रियां ली है, हासिल की है।
चंद्रशेखर आजाद उनका उसका जवाब नहीं दे सके। जो चंद्रशेखर आजाद एक मुलाकात में बोलते हैं कि मुझे दुनिया का सबसे बड़ा ग्रंथालय बनाना है, वही चंद्रशेखर आजाद को पूछा जाता है, आज तक का एंकर पूछता है कि आपने बाबा साहब को पढ़ा है क्या? वही चंद्रशेखर आजाद, बाबा साहब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से कौन सी डिग्री ली है, कौन से वो बता नहीं सकता है। क्या भविष्य है बहुजनों के राजनीति का? आप सोचिए, समझिए और बताइए, समीक्षा कीजिए, थिंकिंग कीजिए। दोस्तों, फ्रेंड्स, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर हैड सेड politics is master key which open each and every lock. Friends, Dr. Baba Saheb Ambedkar has said politics is master key which open each and every lock. मतलब राजनीति वो चाबी है जो हर समस्या सॉल्व करती है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, दिस सेइंग इज एब्सोल्युटली राइट। आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में लगातार कंटिन्यूअसली एससी कैटेगरी के 3 चीफ सेक्रेटरी बने। चीफ सेक्रेटरी मीन्स होल गवर्नमेंट मूविंग अराउंड इज सेइंग। मराठी में पूरी सरकार उनके इर्द गिर्द चलती है। पूरे राज्य के जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, डिविजनल कमिश्नर, सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, पूरे राज्य के वो उनके जुरिडिक्शन में काम करते हैं, उनके डायरेक्शन में काम करते हैं, उनके आदेशों का पालन करते हैं। और ये चीफ सेक्रेटरी का नाम आपको मालूम होगा, पहले डांगे बने थे, बाद में सहारिया बने थे जो राजस्थान के एससी थे, बाद में रत्नाकर गायकवाड़ चीफ सेक्रेटरी बने। लगातार एससी कैटेगरी के 3 सेक्रेटरी बने, चीफ सेक्रेटरी बने। लेकिन आपने देखा होगा कि इन्होंने बहुजनों के लिए ऐसा कुछ बहुत बड़ा काम नहीं किया। मुझे तो ऐसा कोई विशेष काम नहीं दिखा, लोगों को भी नहीं दिखा। रत्नाकर गायकवाड़ तत्कालीन मुख्य सचिव ने तो बाबा साहब अम्बेडकर भवन जो मुंबई में स्थित है, जहाँ से प्रबुद्ध भारत इत्यादि पत्रिकाएं बाबा साहब प्रकाशित करते थे, उस भवन को रात को गिरा दिया है। ये तीनों चीफ सेक्रेटरी जो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते थे, उन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया, बहुजन समाज के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने अपने लिए, अपने फैमिली के लिए किया। इसलिए शायद आप लोग उनका नाम भी नहीं जानते होंगे, किंतु कॉन्ट्रडिक्टरी एल.आर. बाली साहब ने, आदरणीय एल.आर. बाली साहब ने, मैं 27 साल के जवानी में बाबा साहब अम्बेडकर का कारवां आगे बढ़ाने के लिए, अम्बेडकरवाद को पूरे भारत में, पूरे दुनिया में फैलाने के लिए उन्होंने अपने नौकरी से, सरकारी नौकरी से, यंग थे, बहुत यंग थे, उन्होंने नौकरी छोड़ी। उसके बाद वो उनकी आर्थिक परिस्थिति बहुत बिगड़ी, कई दिन उनको भूखा भी रहना पड़ा। लेकिन जीवन के अंतिम सांस तक, 6 जुलाई 2023 तक इस महान
ईमानदार अम्बेडकरवादियों ने बाबा साहब के विचारों से, उनके मूल्यों से, उनके सिद्धांतों से अपने स्वार्थ के लिए कभी बेईमानी नहीं की। इसीलिए उनके सम्मान में मैं एक शायरी पेश करने जा रहा हूं। लिखी हुई शायरी के बोल इस प्रकार है। क्या क्या जहां में हो चुके शहाजे जी करम, किस किस प्रकार का रखते थे वो अपने साथ हशम, गए जहां से तन्ना सुई अदम, का है तारा, का है सिकंदर और का है जम, कोई नहीं रहा है, कोई नहीं रहेगा, रहे तो बाबा भीम रहेंगे या उनके ईमानदार सच्चे चेले वाली साहब रहेंगे या नेकी यहाँ रहेंगे। इसका मतलब है क्या क्या जहां में हो चुके शाहजे जी कर, यानी किस किस प्रकार के रखते थे वो अपने साथ साथ। क्या क्या जहां में हो चुके शाहजे जी करम, मतलब कितने बड़े बड़े राजा दुनिया में इस पृथ्वी पर हुए, लेकिन जब वो गए तो कोई उनके लिए नहीं रोया। और किस किस प्रकार का वो ऐश्वर्य रखते थे हशम, पर जब वो गए तो तन्ना सुई, मतलब कोई नहीं रोया उनके लिए। कहा है दारा, कहा है सिकंदर और कहा जंग, मतलब ये कहा है सिकंदर, ये सिकंदर सम्राट अलेक्जेंडर कहाँ है, ये सम्राट राजा जम कहाँ है इनका नाम, कहाँ है दारा, कहाँ है सिकंदर और कहाँ है जम, कोई नहीं रहा है, कोई नहीं, ये रहे नहीं, ये नेस्तनाबूद हो गए। इनके मजार पर फूल डालने वाला भी कोई नहीं है। रहे तो बाबा भीम रहेंगे या उनके सच्चे तथा ईमानदार चेले वाली साहब रहेंगे, नेकिया रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, अंत में मैं तथा एबी चैनल की तरफ से एल.आर. बाली साहब को आदरांजलि देते हुए नमन करता हूँ। आदरणीय एल.आर. बाली साहब को आदरांजलि देते देते मैं एक संदेश देना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में हमारी सरकार क्यों नहीं बनती है। आपको बताना देना चाहता हूँ कि जो सच्चे अम्बेडकरवादी है, बुद्धिस्ट है, वो महाराष्ट्र में 9% है और महाराष्ट्र में मराठा 33% है। और मराठा ऐसा समाज है कि जो गांव में पाटिल है, खेती है और दूसरे भी समाज के लोग इन मराठा समाज से जुड़ जाते हैं, पर अम्बेडकरवादियों से नहीं जुड़ते। उत्तर प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा ऐसी समाज नहीं है। मायावती या काशीराम के जात के सिर्फ 19% एससी है, जिन्होंने एकजुट यूनिटी बता के 2007 में स्पष्ट बहुमत की सरकार लाई है। 2007 में बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ी चुनाव और 205 आमदार जीता के लाए हैं और 2007 से 2012 तक उन्होंने उत्तर प्रदेश, जो भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है, उस पर उन्होंने राज किया है। महाराष्ट्र में भी ऐसा हो सकता है। हम 9% है, स्पेशली हम 13% है, जो अदर
जो बाकी के 4% जो एससी है वो भी हमसे जुड़ सकते हैं। बहुजन समाज, जो ओबीसी समाज, एसटी समाज, मुस्लिम समाज, ये भी हमसे जुड़ सकता है। किंतु ये न जुड़ने के कारण ये है कि हमारे नेता, हमारे समाज के नेता हम कांग्रेस में काम कर रहे हैं, बीजेपी में काम कर रहे हैं, एनसीपी में काम कर रहे हैं, शिवसेना में काम कर रहे हैं, मंत्री बन रहे, आमदार बन रहे हैं, वो मनुवाद को मजबूत कर रहे हैं, कांग्रेस में रहकर गांधीवाद को मजबूत कर रहे हैं। पर इसके कारण, और जनता भी उनके साथ जा रही है, और इसके कारण जो असल बहुजन समाज पार्टी है या रिपब्लिकन पार्टी है वो वीक हुई है। उस प्रकार रिपब्लिकन पार्टी के अनेक गुट भी हुए हैं। 9% आबादी, उसमें 9 10 गुट, कैसी सरकार बनाओगी? और जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं, जो शिवसेना में काम कर रहे हैं, जो बीजेपी में काम कर रहे हैं, जो एनसीपी में काम कर रहे हैं, वो नेता के साथ हमारी अम्बेडकरवादी जनता भी जाती है। तो हमारी सरकार कैसी बन सकती महाराष्ट्र में? एक तो 9%, 33% मराठा, और 9% में 9 गुट, 9 नेता अलग अलग इधर जा रहे हैं, और जनता भी उनके साथ जा रही है। 1% वाले लोग महाराष्ट्र में कैसा राज कर सकते हैं? तो अम्बेडकरवादियों ने सोचना होगा कि जो कांग्रेस में काम कर रहे हैं, जो बीजेपी में काम कर रहे हैं, जो एनसीपी में काम कर रहे हैं, शिवसेना में काम कर रहे हैं, उनके साथ अम्बेडकरवादी या बाबा साहब को मानने वाले बहुजन एक भी व्यक्ति उनके साथ नहीं जाना चाहिए, उनका समर्थन नहीं करना चाहिए, उनके भाषण में नहीं जाना चाहिए। उनको गांव-गांव में, एरिया में, डिस्ट्रिक्ट में, पूरे राज्य में और पूरे देश में बहिष्कार करना चाहिए। ऐसा हुआ तो बहुजन समाज, ओबीसी समाज, मुस्लिम समाज, आदिवासी समाज तुमसे जुड़ेगा और अपनी सरकार, बाबा साहब को मानने वाली सरकार उत्तर प्रदेश के समान महाराष्ट्र में भी आएगी। अगर आपको ये वीडियो, ये एल.आर. बाली साहब को दी हुई आदरांजलि अगर आपको अच्छी लगी होगी तो एल.आर. बाली साहब को, सच्चे ईमानदार अम्बेडकरवादी एल.आर. बाली साहब को आदरांजलि देकर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। पुनः मैं एल.आर. बाली साहब को नमन करता हूँ।